ठीक है। लास्ट क्लास में 6th क्वेश्चन तक कर लिए थे, 7 से करते, कोशिश करते कि 4-5 क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस बड़े बड़े हैं तो 4-5 ही हो जाए तो काफी होते हैं। देखो बड़ा क्वेश्चन पहले नीचे आके पढ़ो, हमसे चाहता क्या है सर, कंप्यूट द टोटल इनकम, ठीक है, ऑफ मिस्टर वाई फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27 अंडर ऑप्शनल टैक्स रिजम एज पर नॉर्मल प्रोविजन। ठीक है, ऑप्शनल टैक्स रिजिम बोल लो, नॉर्मल प्रोविजन बोल लो, ये सब एक वर्ड है सर। शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम बोल लो, सब एक है, सिनोनिम्स है, एग्जाम में कुछ भी यूज करता है। ठीक है, चल स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं सर। पहले तो फॉर्मेट वगैरह ड्रॉ कर लो सर, और लाइन लिखो, स्टार्टिंग वाली वो लाइन लिखो। लिखना ना, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर वाई फॉर द असेसमेंट ईयर ये इतना फॉर्मेट से हम इसलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि आप सीखो अच्छे से। ठीक है, मेन पर्पस यही है। आपको बताएं, अगर कोई इंसान टोटल इनकम के क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, विश्वास करो आधा इनकम टैक्स रिवाइज होता है, बहुत सारी चीजें रिवाइज हो जाती है, बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकली आप बहुत रिवाइज कर लेते हैं टोटल इनकम बनाने से। हाँ टाइम टेकिंग है, जल्दी नहीं बनता है, बट बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। इसलिए कभी भी आप पहली बार टोटल इनकम बनाओ, जब भी घर में भी प्रैक्टिस करो टोटल इनकम, फर्स्ट टाइम लिख के करना। सेकेंड टाइम भले कैलसी में जैसे दौड़ाना है दौड़ा दो, फर्स्ट टाइम लिख के करना चाहिए। फर्स्ट टाइम कभी मजाक नहीं करना। हो गया, स्टार्ट करूं? ठीक, देखो सर, मिस्टर वाई कैरीज ऑन हिज ओन बिजनेस सर, ठीक है, एन एनालिसिस ऑफ हिज ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2026 रिवील्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। देखो सर, द नेट प्रॉफिट वॉज 11,20,000। सर देखो नेट प्रॉफिट मिल गया तो मैं पीजीवीपी की इनकम तो मिल गई सर, तो पीजीवीपी हेड से तो चालू कर लूं सर मैं। नेट प्रॉफिट 11,20,000 सर, ठीक है, इसमें आएगा ऐड, थोड़ा गैप देके लेस। ये थोड़ा गैप ना हर पर्सन का अपना अंदाजा है सर, है ना, ये कोई फिक्स नहीं है कि कितना होने वाला है। हुआ इतना, स्टार्ट करूं आगे। द फॉलोइंग इनकम्स वेर क्रेडिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है सर, इनकम फ्रॉम यूटीआई दिया हुआ है सर, ये यहाँ क्या कर रहा है, कहाँ जाएगा सर, यूएस में, तो पीजीपी से तो हटा दो सर इसको। इनकम फ्रॉम यूटीआई लेस का पहला सर, इनकम फ्रॉम यूटीआई, मैं अभी शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप एग्जाम में शॉर्ट में नहीं लिखेंगे। कितना अमाउंट था? 22,000। ठीक है, नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर सर, कहां पर जाएगा, आईयूएस, हटा दो इसको। सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 17,500। सर 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 हम गलती कर रहे थे सर, आईयूएस में तुरंत तुरंत लिखते जाओ ना सर दोनों चीज को। वेरी गुड, इनकम फ्रॉम यूटीआई सर 22,000, और सर दूसरा था इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर सर 17,500 सर। और नेक्स्ट पढ़े, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, ये भी यहाँ क्या कर रहा है सर, ये भी आईयूएस में जाता है सर, हटाओ इसको पीजीपी से। विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस सर कितना है, 15,000 सर, हटाओ इसको। विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस सर 15,000 सर। और फिर आते हैं नीचे, चलो देखो यहां तक हो गया सबका। इट वॉज फाउंड दैट सम स्टॉक्स वेर ओमिटेड, ओमिटेड वर्ड का मतलब नहीं डला, छूट गया इनसे सर, टू बी इंक्लूडेड इन बोथ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक द वैल्यू ऑफ विच आर। देखो ओपनिंग स्टॉक में डालना भूल गया, ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड आता है,
तो मैं अगर कोई चीज डेबिट साइड में डालना भूल जाता हूं, इसका मतलब मेरा प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा होगा, मैंने एक्सपेंस कम डाला है सर। और अगर मैंने कोई चीज क्रेडिट साइड में डालना भूल गया, मतलब मेरा प्रॉफिट कम दिख रहा है। समझ आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो ओपनिंग स्टॉक मुझे डालना है सर, तो इससे मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो कहां लिखूं? लेस में। और क्लोजिंग स्टॉक में डालना भूल गया सर, डालना है सर, इससे मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा तो किस में लिखूं? ऐड में। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे? हाँ, ऐसे लिखेंगे, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। चलो लिखते हैं सर। परसेंट ऐड में आएगा सर। नहीं 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 नहीं, वैसा नेट अमाउंट नहीं लिखना। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना था? क्लोजिंग स्टॉक नेट कभी मत लिखना, मार्क्स काट देगी इंस्टीट्यूट। अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक मेरे ख्याल से 8,000 था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 1 lakh was debited in the profit and loss account being contribution to a university approved and notified under section 35(1)(2)। सर सिंपल सी बात है, हम चल रहे हैं नॉर्मल प्रोविजन में। नॉर्मल प्रोविजन में हमें सेक्शन 35 से कोई दिक्कत नहीं है। वो तो 115 बीएससी होता है ना सर, तो ये नहीं देता मैं, अभी कोई दिक्कत नहीं सर, इसका कुछ नहीं करना है। आपको पता है टोटल इनकम में सबसे टफेस्ट पार्ट क्या होता है? आप विश्वास करो, टोटल इनकम के क्वेश्चंस इतने टफ नहीं आते। उसमें टफ पार्ट ये होता है कि कोई चीज का कुछ नहीं करना है। हमारी इंटेंस क्या होता है एग्जाम में, अबे कुछ दिखा कुछ तो करना ही होगा, या प्लस माइनस कहीं तो ले जाना ही होगा, पर कोई चीज को कुछ नहीं करना बहुत बड़ी बात होती है टोटल इनकम में। अगला देखो सर, सैलरी इंक्लूड्स 20,000 पेड टू हिज ब्रदर विच इज अनरीजनेबल टू द एक्सटेंट ऑफ 2,500। याद है कुछ सेक्शन? सेक्शन 48(2) एक्सेसिव और अनरीजनेबल पेमेंट मेड टू स्पेसिफाइड पर्सन या रिलेटिव। तो वो हम क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। कितना ऐड करूं सर? 2,500। ये तो लिखा है ना सर, टू द एक्सटेंट ऑफ 2,500, तो 2,500 ऐड कर दूंगा सर। ऐड में दूसरी चीज लिखेंगे सर, ठीक है। नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस इंक्लूड 15 गिफ्ट पैकेट्स ऑफ ड्राई फ्रूट कॉस्टिंग 1,000 पर पैकेट प्रेजेंटेड टू इंपॉर्टेंट कस्टमर। आप मेरे को ये बताओ, मैं धंधा करता हूँ, अपने धंधे में अपने कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स को फ्री में कोई गिफ्ट दे रहा हूँ या कुछ चीजें दे रहा हूँ, क्या ये मेरे बिजनेस का पार्ट या बिजनेस का एक्सपेंस माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? मानना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा सर? मैं अपने कस्टमर को गिफ्ट क्यों नहीं दे सकता? मेरा बिजनेस है, मैं गिफ्ट दूंगा तो अगली बार वो कस्टमर डेफिनेटली मेरे पास आएगा। तो ये नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस है, ये कोई ऐसा नहीं है जो पर्सनल नेचर का है। पर्सनल नहीं है ये आपने बिजनेस में दिया है और लिखा भी है इंपॉर्टेंट कस्टमर्स को दिया है सर। आ रही बात समझ? नेक्स्ट, टोटल एक्सपेंस ऑन कार वाज 78,000। द कार वाज यूज्ड फॉर बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पस। 3/4 फॉर बिजनेस पर्पस है, तो इसका 1/4 पर्सनल है सर। पर्सनल अलाउ नहीं होता सर, सेक्शन 37 बोलता है सर। ठीक है, तो कार का एक्सपेंस ऐड कर लेते हैं सर। सर कार सर 78,000 का 1/4 बताओ भाई। 19,500। इतनी मेहनत करने के बदले यहां बैठ जा बहन। कोई बात नहीं बहन, ठीक है। चलो, मिसलेनियस एक्सपेंस इंक्लूड 30,000 paid to A&M Company, a goods transport operator in cash sir, on 31st January 2026 for distribution of the company's product to the warehouse। बताओ भाई क्या करें इसका? क्यों? तो हम क्यों कैश है ना भाई। हाँ, ऐसे दिमाग चलना चाहिए ना सर। सेक्शन 40A(3) है सर, जो हमें ये बोला सर ट्रांसपोर्टर के केस में लिमिट 35,000 है सर, इसलिए कुछ नहीं करेंगे। देखो लॉजिक रीजन से बोलोगे तो याद रहेगा, आगे लिखना भी आप ही लोगों को है वर्किंग नोट कि भैया 35,000 तक ट्रांसपोर्टर को अलाउड है, इसीलिए कुछ नहीं किया, नहीं तो करता। ठीक है, अगला
Depreciation debited in the books was 55,000. Depreciation allowed as per income tax was 50,000. तो 55,000 अपन ऐड कर लेंगे और 50,000 माइनस करेंगे, क्योंकि एज पर बुक्स नहीं मिलता हमें, एज पर इनकम टैक्स मिलता है सर. डेप्रिसिएशन ये एज पर बुक्स है सर. ठीक है. डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स सर, मेरे ख्याल से 50,000 था. अगला देखो सर, ड्रॉइंग ऑफ 10,000 डेबिटेड इन द बुक्स. ड्रॉइंग क्या होता है? नहीं नहीं, नॉर्मली पूछो ड्राइंग क्या होता है. नॉर्मली एकदम जस्ट कैजुअली पूछ रहा हूँ, ड्राइंग क्या होता है? आप लोग अकाउंट्स में ड्राइंग माइनस करते हो कि नहीं, पीएल अकाउंट में? एक हाँ बोल रहे, एक नहीं बोल रहे, कट पकड़ रहे. ऐसे मत करो. अरे यार ऐसे मत करो भाई. सर इनकम टैक्स में ये बोलते हैं कि सर कहीं भी ऐसे ड्राइंग दिया हुआ है जिसका आगे रीजन कहीं भी कुछ एक्सप्लेन ना किया जाए, तो इस ड्राइंग को हमेशा पर्सनल माना जाता है. पर्सनल एक्सपेंस अलाउड नहीं होते, सेक्शन 37 बोलता है सर. ठीक है. कितना अमाउंट था ड्राइंग का? ठीक है. और सर आगे बढ़े. इन्वेस्टमेंट इन एनएससी 15 डेबिटेड इन द बुक्स. सर ये यहाँ क्या कर रहा है, इसकी तो डिडक्शन मिलती है एटीसी में. ठीक है, चलो सर इसको ऐड करते हैं सर. नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इन्वेस्टमेंट इन एनएससी कितना था सर? चल भाई डिडक्शन भी लिख ही लो, थोड़ा गैप देके. थोड़ा क्या, ये लास्ट आइटम है. तो ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन, डिडक्शन में एटीसी, एटीसी में एनएससी, उस पे भी 15,000 सर. चलो सर आप चाहो तो अब आप टोटल कर सकते हो. टोटल करके सब चीजें बाहर ही आएगी अब. जीडीपी का 11 चेक करो सबका यही आ रहा है क्या? आईओएस का तो 3 ही है. 54,500 पर 7,21,500 आ रहा है है. क्या चीज पाजी? अब 5 लाख कहाँ से ले आए पाजी? 5 लाख का डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस है. कहाँ है 5 लाख वाली? कोई अमाउंट ही नहीं है. हाँ वैसा कुछ गड़बड़ किया होगा पाजी. 11,76,000 माइनस 15,000 तो कितना आ जाएगा? 1161 सर. टोटल इनकम सर, टैक्स निकालने नहीं बोला है सर, सिर्फ टोटल इनकम बोला है. हो जाए तो बताना, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करेंगे सर. 1160. हाँ 1161 लास्ट टोटल इनकम. 1121.
चालू करें नेक्स्ट। चलो क्या बोला सर, कंप्यूट द टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी एडवांस टैक्स ऑब्लिगेशन अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम 115 बीएसई के हिसाब से बताना है सर। ठीक है भाई, देखो क्वेश्चन क्या बोलता है। चलो पहले फॉर्मेट तो ड्रॉ कर लो, फिर क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे यार। क्वेश्चन 8, अरे यहाँ लिख लो, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। लाइन लिखना सर, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर बालामुरुगन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 सर। स्टार्ट करूं? चलो सबसे पहला दिया हुआ सर, इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस। ये क्वेश्चन सेट ऑन सेट ऑफ भी सब है, सब इस क्वेश्चन में। तो सर मैंने आपको एक चीज सिखाई थी सर, जब भी कभी ऐसे सेट ऑन सेट ऑफ टाइप के क्वेश्चंस आए जिसमें सब चीजें मिक्स हो, जो चीज जहां पर दी है उसको पहले वहां वहां लिखते जाओ सर, ताकि मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो अपन चलते हैं। सबसे पहले इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस, बेसिकली लॉस है सर, बट पीजीबीपी में तो लिख सकते हैं इसको। चलो पहला हेड तो मिल गया सर, पीजीबीपी सर, इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस सर। सर 1,35,000 सर, लॉस है प्रैक्टिकली, इनकम तो नहीं है सर। ठीक है, नेक्स्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये भी लॉस है सर। आईएचपी में 15,000 का लॉस है, याद रखना आईएचपी में 15,000 का लॉस है सर। इसलिए बोल रहा हूं ध्यान रखने, क्योंकि हम 115 बीएससी लेके चले सर। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सर, दूसरे हेड में जाके एडजस्ट नहीं होगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट लॉटरी विनिंग दी हुई है, ये तो आईयूएस में चले जाएगा सर। चलो अरे यार लॉटरी विनिंग यही लिख दिया था, आईयूएस सर। लॉटरी इनकम है सर 5 लाख, इससे कोई लॉस एडजस्ट होता नहीं है सर। नेक्स्ट है स्पेकुलेशन बिजनेस, इनकम दी हुई है सर 1 लाख रुपीस, पीजीपी में चलेगी सर। पर लिख लेते हैं स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम सर 1 लाख। क्या स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम से नॉर्मल बिजनेस का लॉस एडजस्ट होता है? हो जाता है सर, हो जाता है। अभी कुछ नहीं करेंगे, बाद में करेंगे सर, बाद में। पहले सिर्फ जो लिखा हुआ है उसको लिख रहे, बाद में सब एडजस्टमेंट हो जाएगा। इनकम बाय वे ऑफ सैलरी दिया हुआ है 3,70,000 सर, सैलरी की इनकम है सर। थोड़ा गैप देके नीचे आ जाओ सर। इनकम फ्रॉम सैलरी सर, सैलरी है सर 3,70,000 सर। ठीक है, अब क्या बच गया सर? कैपिटल गेन भी है सर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है सर 70,000 सर। चलो आओ सर, थोड़ा और गैप दे दो भाई। कैपिटल गेन सर, इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सर 70,000 सर। ठीक है, एक बार जितना दिया था उतना लिख दिया। अब दिमाग लगाना चालू करते सर। सबसे पहले इंटर सोर्स चलते हैं। ठीक है, तो इंटर सोर्स में क्या ये पीजीपी का लॉस आपस में एडजस्ट हो जाएगा? हाँ सर, बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा। अब हमारे पास लॉस 35,000 का बच गया सर। अभी मैं इंटर सोर्स चलाऊं, ठीक है, इसके अलावा इंटर सोर्स कहीं दिख नहीं रहा है मेरे को। ठीक, इंटर सोर्स के बाद बात आती है इंटर हेड की। सर एकदम सिंपल सर, 35,000 पीजीपी का लॉस है, इसको मैं किससे एडजस्ट करूं? कैपिटल गेन से होगा ना, सैलरी से हो नहीं सकता। ठीक है, लॉटरी इनकम से होता नहीं है सर। आईएचपी में तो खुद का लॉस बैठा हुआ है सर, तो कैपिटल गेन से कर सकता हूं सर। सर बिजनेस का लॉस है सर 35,000 सर। ठीक है, तो यहां पर लिख लेता हूं मैं सर, इसको मैंने कैपिटल गेन से एडजस्ट किया 35,000 सर।
तो प्रैक्टिकली मेरा पीजीईपी में डैश हो गया। अब लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की बात करें सर, हम 115 बीएसी लेके बैठे सर, दूसरे हेड में जाके ये एडजस्ट ही नहीं होता सर, डैश, कुछ नहीं कर सकते, छोड़ दो। अगला लॉटरी इनकम, इससे तो कोई है लॉस एडजस्ट ही नहीं होता, चाहे तो हम इसको डायरेक्टली बाहर लिख सकते हैं सर, 5 लाख, इससे कोई लॉस एडजस्ट नहीं होने वाला है सर। ठीक सर, सैलरी इनकम, इससे क्या एडजस्ट करोगे अब आप, ये भी डायरेक्टली बाहर चल जाएगा सर। तो सर कैपिटल गेन बच जाएगा सर, कैपिटल गेन 35,000 बाहर जाएगा सर। तो ये मेरी आ गई ग्रॉस टोटल इनकम सर। 9 लाख, कितना? 9 लाख। ठीक है, ये मेरी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई। अब टोटल इनकम यही है, कंफ्यूज क्यों होते हो, यही टोटल इनकम है, कोई डिडक्शन तो दिया ही नहीं है सर। अरे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सर टैक्स निकालना है ना, टैक्स तो टोटल इनकम पे निकलता है। चलो सर टैक्स के लिए मेहनत करेंगे सर। अब टैक्स के लिए थोड़ी सी मेहनत है सर, अगर आप समझना चाहो तो सर। ठीक है, टैक्स के लिए इसलिए मेहनत है सर, लॉटरी इनकम है ना सर, और कैपिटल गेन है। लॉटरी इनकम और कैपिटल गेन में अलग अलग टैक्स रेट लगते हैं सर, बाकी नॉर्मल इनकम में तो हम स्लैब लगा सकते हैं। अच्छा एक मिनट रुको 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 रुको, हड़बड़ाओ मत, पेशेंस पेशेंस। अरे कुछ सिखाने के लिए बैठो मेरे भाई, टैक्स मेरे बिना भी घर में निकाल लेना, होमवर्क है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट आप सुनो सीखो। सर मैं लिया हूं 115 बीएससी, मेरी बेसिक एग्जामिशन लिमिट कितनी है सर? 4 लाख है, समझो मेरी बात। ठीक है, मेरी टोटल इनकम, अभी मैं रफ में लिख रहा हूं ना, मेरी टोटल इनकम 9,05,000 है। ठीक है, इसमें से 5 लाख मेरी क्या है सर, लॉटरी इनकम। तो 5 लाख पे तो 30% है, इस पे किसी को कोई डाउट नहीं होगा। बची कितनी इनकम सर? 4,05,000। ठीक है, इसमें से भी कैपिटल गेन कितना है सर? 35,000। बची कितनी इनकम? 3,70,000, यही बची मेरी। तो यही तो बेसिकली मेरी सैलरी की इनकम है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है सर, अगर आप ध्यान दो तो इस 4 लाख की बेसिक एग्जामिशन लिमिट से मैं पूरा सैलरी को एडजस्ट कर सकता हूं। हाँ, पर मेरे पास अभी भी 30,000 की बेसिक एग्जामिशन लिमिट बची हुई है। क्या बोल रहा हूं, समझ आ रहा है ना? बेसिक एग्जामिशन लिमिट मेरे पास 4 लाख की है, मैंने 3,70,000 सैलरी से एडजस्ट कर दिया, तो अभी भी तो मेरे पास 30,000 की बेसिक एग्जामिशन लिमिट बची हुई है। अगला क्वेश्चन ये कि सर ये जो 30,000 की बेसिक एग्जामिशन लिमिट बची हुई है, क्या हम इसको कैपिटल गेन, जो हमारा ये कैपिटल गेन है सर, ये वाला 35,000, क्या इससे एडजस्ट कर सकते हैं? क्वेश्चन बस इतना ही है। आपको क्या लग रहा है ये टफ क्वेश्चन था एग्जाम में? ना 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 ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, पर ये पॉइंट तक सोचना स्टूडेंट का एग्जाम में बड़ी बात होती है। नहीं सर, क्यों? यूज का है। हाँ तो क्या हुआ? मैंने आपको क्या सिखाया था? मैंने आपको ये सिखाया था सर, इंडिविजुअल और अगर एचयूएफ है तो सर वो अपनी बेसिक एग्जामिशन लिमिट से अदर इनकम पहले एडजस्ट करेंगे, उसके बाद अगर उनकी बेसिक एग्जामिशन लिमिट बचती है तो वो कैपिटल गेन को एडजस्ट कर सकते हैं, और वो सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ को अलाउड था, वो भी रेसिडेंट्स वाले। और यहां पर बाला मुर्गन लिखा है, अब वहां पर बाला मुर्गन के आगे मेरे को कहीं पर भी नॉन रेसिडेंट कुछ दिया ही नहीं है। ठीक, दूसरी बात, नाम से क्लियर हो रहा है बाला मुर्गन मतलब इंडिविजुअल ही होगा सर, तो मैं आराम से एडजस्ट कर सकता हूं। समझ आ रही है बात? तो सर यहां पर जो हम कैपिटल गेन में टैक्स निकालेंगे वो कितने में निकालेंगे? 5,000। अगला क्वेश्चन, 5,000 में कितना परसेंट? 12.5%। ये तो क्लियर है ना सबको? ठीक है, इंटू 12.5। चलो भाई टैक्स निकालो सर, 1,50,000 ये तो पता है, 625। नहीं, ये दोनों का टोटल सर 150। हाँ 4% करेंगे ना।
ठीक। हमसे क्वेश्चन में कुछ चीजें बोला था सर, और थोड़ी बातें करें। हमें टोटल इनकम बोला, निकाल लिया। टैक्स लाइबिलिटी बोला, निकाल लिया। अब बात आती है एडवांस टैक्स का। देखो देखो देखो, एडवांस टैक्स। बोलो तो मैं वापस दिखा देता हूँ एक बार सॉल्यूशन। ले लो। नहीं, लॉटरी की इनकम में एडवांस टैक्स कैसे दूंगा, मेरे को पता ही नहीं होता। कैपिटल गेन भी स्पेशल नेचर की इनकम है, उसमें भी आप एडवांस टैक्स कैसे दोगे, कैसे आपको पता पहले से। और सैलरी तो आप बेसिक एग्जामिशन से एडजस्ट कर चुके हो, तो कौन सी ऐसी इनकम बची जिसपे एडवांस टैक्स दो। ऐसी कोई इनकम ही नहीं जिसपे एडवांस टैक्स आप दे पाओ। समझ आ रही है बात, समझ आया, बैठा दिमाग में। अच्छा क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन प्यारा है सर, बहुत कुछ छोटे से क्वेश्चन में सब कुछ चेक कर दिया आपसे। सेट ऑन सेट ऑफ चेक कर दिया, टैक्स निकालना चेक कर दिया, बेसिक एग्जामिशन कैसे एडजस्ट करते हो ये चेक कर दिया, सब कुछ तो ले आया बीच में एक छोटे क्वेश्चन पे। क्लियर है तो बढ़ूं आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चले आगे। और क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। पहले नीचे आके पढ़ो हमसे चाहता क्या है, वो ज्यादा ही चाहता है ये। चलो, मिस्टर राजीव फॉलोज रेगुलरली। ओ भाई साहब, ये देख लो भाई साहब, ओ भाई साहब, कैश सिस्टम याद है, लास्ट क्लास में लड़ाई हुई थी वो 6 महीने के लेके। कंप्यूट द टोटल इनकम, आपको टोटल इनकम चाहता है भाई, बहुत जन्नत है, ना टैक्स निकालना है ना कचर कचर कुछ। कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर राजीव फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27 एज्यूमिंग दैट ही इज शिफ्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। ये और प्यारा है सर, ये बोल रहे हैं सर नॉर्मल स्कीम के हिसाब से मेरे को सिर्फ बता दो। बस एक बात का ध्यान रखना कि ये कैश सिस्टम से चल रहा है। क्वेश्चन प्यारा है, एक ही पॉइंट पे फंसोगे कैश वाला, वो एक पॉइंट में आपको बताऊंगा सर कहां पर फंसोगे। तो एक बार लिखना तो स्टार्ट करो सर, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर राजीव। लिखो 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 लिखो, फॉर्मेट तो ड्रॉ करना स्टार्ट करो। Computation of total income of Mr. Rajiv for the assessment year लिखो। सबका हो जाए यहां तक तो बताना यार। और लाइन लिखते हो ना कि सिर्फ मैं बोलता हूं और आप लोग भी सी डॉट 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 डॉट। हाँ ये आइडिया अच्छा है, जो नहीं लिखा वो टोटल इनकम के क्वेश्चन वापस पूरे बनाएगा लिख के। इससे खतरनाक पनिशमेंट नहीं हो सकती जीवन में। पहले खुद चेक कर रहा था मैं लिखा हूं कि नहीं। चलो यार, देखो सर, मिस्टर राजीव एज 50 ईयर्स, रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट सर। यही लोग हैं जो कैश में काम कर रहे हैं। ठीक है। फर्निशेज यू द रिसिप्ट एंड पेमेंट। ओ भाई साहब, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट है। बिल्कुल सर, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट है, ये आपका पीएल अकाउंट नहीं है सर। ठीक है, तो यहाँ नेट प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है, यहाँ नेट प्रॉफिट नहीं मिलेगा। यहाँ हमें प्रॉपर पूरी चीजें करनी पड़ेगी सर। ठीक है, इनकम लिखनी पड़ेगी, फिर एक्सपेंस लिखने पड़ेंगे, एक एक चीज पूरी लिखनी पड़ेगी सर। ठीक है, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26 सर। मैं रिसिप्ट साइड पहले चलता हूं सर, क्योंकि कम आइटम होते हैं, जनरली जल्दी हो जाता है सर। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है सर। ठीक है, फी फ्रॉम प्रोफेशनल सर्विसेज सर, तो ये तो पीजीईपी की इनकम है। चलो लिखते हैं पीजीईपी में। फी फ्रॉम प्रोफेशनल सर्विसेज 59,38,000 ना। $59,38,000 सर। अगला दिया हुआ रेंट, कहां ले जाऊं, आईएचपी सर।
अब कैसे करें? जगह देख लो भाई, अपने हिसाब से छोड़ लो, क्योंकि जगह तो मेरे को भी नहीं पता है। सर IHP सर, रेंट। अब इतना भी मत छोड़ना कि कॉपी के 2 पेज छोड़ दिए, इतना अति भी मत करना, ठीक है। रेंट 50,000 सर। नेक्स्ट, मोटर कार लोन फ्रॉम कैनरा बैंक। सर लोन लिया, लोन लेना क्या मेरी इनकम है? नहीं, लोन लेना कब से किसी की इनकम हुई? इसका कुछ करना ही नहीं है सर। अगला, सैलरी, स्टाफ सैलरी, बोनस एंड स्टाइपेंड टू आर्टिकल क्लर्क सर, ये एक्सपेंस है सर, तो 21,50,000 डालना पड़ेगा सर। थोड़ा गैप दूंगा मैं, यहाँ पर पेमेंट्स लिख लेता हूँ। वैसे यहाँ पर रिसिप्ट लिखना चाहिए था, मैं भूल गया। यहाँ रिसिप्ट होना चाहिए, यहाँ पेमेंट्स होना चाहिए, ठीक है। इसमें स्टाफ सैलरी सर कितनी देखा था मैं? कितनी थी स्टाफ सैलरी? 21,50,000 सर, ठीक है। नेक्स्ट, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 11,48,000 सर। अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस सर 11,48,000 सर। इसके बाद सर ऑफिस रेंट पे किया है मैंने, ठीक है, PL अकाउंट में आ जाएगा सर 30,000। ऑफिस रेंट सर 30,000 सर। हाउसिंग लोन रीपेड टू SBI सर 1,88,000 सर, इंक्लूड एन इंटरेस्ट ऑफ 88,000 सर। 1 मिनट सर, पहले नीचे आके पढ़ो, मुझे क्वेश्चन में चाहता क्या था? क्वेश्चन में मुझसे टोटल इनकम चाहता था, टोटल इनकम चाहता था, मतलब मुझे डिडक्शन भी सोचना होगा सर, ठीक है। अब आप 2 बातें समझ रहे हो इसके अंदर, एक IHP का इंटरेस्ट हो गया और एक ATC की डिडक्शन हो गई सर। 1 लाख रुपीज प्रिंसिपल रिपेमेंट है सर, दोनों जगह एंट्री करते हैं एक साथ। चलो सर IHP में चलते हैं सर। पहले तो IHP में रेंट लिखा था सर मैं, इसके आगे तो कुछ लिखा नहीं हूं सर। मैं थोड़ा गैप देके इंटरेस्ट माइनस कर लेता हूँ सर। इंटरेस्ट 88,000 सर, और थोड़ा और गैप देता हूँ मैं, नहीं नीचे कितना जाएगा ये, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं डिडक्शन सर, और उसमें मेरे को पहला मिल गया है ATC का प्रिंसिपल रीपेमेंट सर। कितना सर? 1 लाख। ये समझ आ रहा है? ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 10% ऑफ द सम एश्योर्ड 24,000 कहां जाएगा? बोलो बोलो कहां जाएगा? ATC डिडक्शन लेंगे ना सर, लाइफ इंश्योरेंस पे किए सर। ATC लाइफ इंश्योरेंस, ध्यान रखना ATC 1,50,000 से ज्यादा ना हो जाए, ध्यान रखना। अगला दिया हुआ सर, मोटर कार एक्वायर्ड इन जनवरी 2026 बाय अकाउंट पे चेक सर, है क्यों? डेप्रिसिएशन लेंगे ना अपन। अच्छा ठीक है, ठीक है, डेप्रिसिएशन लेंगे सर। 4,25,000 का कितना परसेंट? 15%। 15% का भी 50% सर। क्यों सर? सर जनवरी में परचेस किया ना सर, जैन फेब मार्च 180 डेज से कम होगा सर। बताओ डेप्रिसिएशन कितना है? दिखाऊंगा ना, वो उसी का तरीका सिखाना है मेरे को आपको। डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार कितना बोले? 31,870। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर सेल्फ एंड वाइफ पेड बाय अकाउंट पे चेक चलेगा सर। सेक्शन 80D में ले चलते हैं सर। चलो सर, सर 80D में सर 18,000 है सर। अगला है बुक्स ब्रॉट ऑन 1/7/2025 फॉर 20,000।
एनुअल पब्लिकेशन बाय अकाउंट पेज चेक सर। सर बुक्स पे डेप्रिसिएशन कितना परसेंट? सर 40%। सर आधा लगेगा पूरा मिलेगा? पूरा मिलेगा ना, 1/7 की है सर। अप्रैल मई जून 3 ही महीना तो यूज किया है, 3 महीना बाद ही तो परचेस किया है, तो 9 मंथ यूज किया है सर। तो सर 180 डेज से ज्यादा है, तो 20,000 का 40% कितना होगा? डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स सर 8,000। क्लियर? आओ सर नेक्स्ट। कंप्यूटर एक्वायर्ड ऑन 1/11/2025 सर 30,000 बाय अकाउंट पे चेक फॉर प्रोफेशनल यूज। अच्छा है, पर्सनल नहीं है सर। कंप्यूटर पे डेप्रिसिएशन 40%। पागल। सैलरी 50 सैलरी में था, ये पीजीईपी है, ठीक है। कंप्यूटर पे 40% डेप्रिसिएशन सर। तो सर कब परचेस किया? नवंबर में। कितने महीने हुए? 5। तो पूरा तो मिलेगा नहीं सर डेप्रिसिएशन, आधा 50% मिलेगा सर। तो 30,000 उसका 40%, उसका भी कितना हो जाएगा सर? 50%। कितना आएगा बताओ? चलो सर, डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर सर ठीक है। डोमेस्टिक ड्राइंग्स नहीं आती सर, सेक्शन 37 पर्सनल चीजें नहीं आती सर। ओ भाई साहब पीपीएफ भी दिया है, लो भैया एटीसी एक और दिया है। चलो 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 एटीसी में एक और दिया है, नीचे आओ सर। एटीसी सर 20,000 सर। अभी भी एटीसी 1,44,000 हुआ है ना, बचा है अभी। मोटर कार मेंटेनेंस दिया हुआ है, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर ये एक्सपेंस को मैं रोक दूंगा, क्योंकि ऐसे मोटर कार मेंटेनेंस दिया हुआ है तो क्या पता पर्सनल हो प्राइवेट हो, कुछ बताया नहीं है सर। बाकी देखेंगे सर। क्लोजिंग कैश बैलेंस का मैं क्या करूं, ये नहीं आता है सर। चलो नीचे आओ। फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू सर। अब देखो मैं आपको कुछ चीजें सिखाता हूँ। होता क्या है, जब हम क्वेश्चन ऊपर से पढ़ के सॉल्व करना चालू करते हैं तो कई बार ऐसे कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं जिसका नीचे ट्रीटमेंट दिया हुआ रहता है, जो हम ऊपर पढ़ते टाइम शायद कंसिडर नहीं किए हो एग्जाम में। अब जब हम नीचे पढ़े तो हमें पता चला अरे भाई इसका तो ट्रीटमेंट ये भी करना चाहिए था। जैसे आप पहला पॉइंट देखो, मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि आपके एग्जाम में दिमाग ऐसे चलना चाहिए सर, तब आप टाइम सेव कर पाओगे टैक्स के पेपर में, नहीं तो टाइम निकलेगा सर। देखो सर, he occupies 50% of the building for own residence and let out the balance for residents at a monthly rent of 5,000। आधा खुद रखता है, आधा किराए पे दिया है। आधा जो खुद किराए पे दिया है, जो उसको किराए पे दिया वो 5,000 पर मंथ पे दिया है सर, ठीक है। द बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 10-11 व्हेन द हाउस वॉज टेकन, हाउसिंग लोन वॉज टेकन। क्यों बताना चाह रहा है ये मेरे को? चलो सर ये मेरे को इसलिए बता रहा है क्योंकि इंटरेस्ट, हमने पूरा इंटरेस्ट 88,000 माइनस किया, पर ये बोल रहा है नीचे जाके नहीं भैया वो 88,000 पूरे घर का था, 50% में मैं रहता हूं, 50% काय के लिए सर? लेट आउट के लिए। लेट आउट में इंटरेस्ट की कोई लिमिट ही नहीं है, पर सेल्फ ऑक्यूपाइड में लिमिट है। लिमिट है 30,000 और 2 लाख रुपीस। याद आई कहानी? अब यहां पर मेरा एक ही क्वेश्चन है आपसे, 30,000 की लिमिट एप्लीकेबल होगी कि नहीं होगी? पहले आप इतना ही बता दो बस, इसके अलावा बाकी बातें बाद में करेंगे सर। सर जो 30,000 की लिमिट है वो अपन रिपेयर के लिए करते हैं सर यूज। यहां पर रिपेयर का वो तो बेचारा खुद बोल रहा है कि द बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड, वो तो बनाया है नया। तो सर उस केस में आपको पूरा इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब देखो हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि हमने ऊपर आधा आईएचपी लिखा है, आप भी तो एग्जाम में आधा आईएचपी लिख के बैठे होगे ना, उसके बाद ही तो ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। तो देखो हम करेक्शंस कैसे करते हैं, आपको भी ऐसे ही एग्जाम में करना होगा। आप बोलोगे सर काटापिटी नहीं होगी? होगी सर, डेफिनेटली होगी, क्यों नहीं होगी सर काटापिटी। पर आप समझो सर, उन्हें भी पता है एग्जाम में कि टोटल इनकम के क्वेश्चन में काटापिटी एक नॉर्मल बात है। कोई साक्षात भगवान ही होगा जो एक बूंद बिना काटापिटी के बनाता होगा सर टोटल इनकम। आप टॉपर्स का भी पेपर देख लो, वो तक काटापिटी करते हैं भाई।
टोटल इनकम है, करते टाइम मिस्टेक्स होना बहुत जेन्युइन है, और ये कोई मिस्टेक नहीं थी, ये हम पढ़ते गए थे और ट्रीटमेंट करते गए थे। आ रही बात समझ? तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहला ये 88 नहीं आएगा सर, यहीं पर मैं छोटा सा लिख लेता हूं 44,000 सर, ये तो क्लियर है। ठीक है, यहां मैं लिख सकता हूं सर ये लेट आउट प्रॉपर्टी है सर। ठीक है, ये हाफ पोर्शन था सर, याद है ना, और बचा हुआ सेल्फ ऑक्यूपाइड भी तो है सर। यहां लिख लेता हूं सर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है सर, हाफ सर, और उसमें सर एनएवी तो निल है सर। सर इंटरेस्ट ही माइनस होगा सर, कितना माइनस कर ले सर, 44,000 सर, पूरा ही माइनस कर लेंगे सर। अभी रुको, अभी मेरी बात ध्यान से सुनो, एक मिनट रुको 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 रुको, इस क्वेश्चन में इतनी सी बात नहीं है सर। अगर आप आओ तो इस क्वेश्चन में एक मस्त वाला ट्विस्ट पॉइंट दिया था, क्या दिया था सर, क्या बोलना चाह रहे हैं? फेयर एंड 2 महीने से 60 आप समझो ना, ऊपर देखो रेंट कितना मिला था हमें, रिसिप्ट एंड पेमेंट है ना, रिसिप्ट एंड पेमेंट है, मतलब 50,000 रुपए रेंट रिसीव किया मैंने, है ना, और नीचे आपको क्या बोल रहे हैं, 5,000 में मैंने मंथली रेंट पे दिया था सर, लिखा है ना सर, लेट आउट द बैलेंस फॉर रेसिडेंस एट अ मंथली रेंट ऑफ 5,000, तो 5,000 रुपए में मंथली रेंट पे दिया था सर, और मुझे रेंट रिसीव 50,000 ही हुआ है सर। तो मेरा क्वेश्चन है, जब अपन रेंट लेने जाएंगे तो 60,000 लेंगे कि 50,000 लेंगे, यही तो खास बात है। कैश कैश सिस्टम तेरी बात सही है, पर आईएचपी के लिए जब हम देखते हैं तो एक्रूवल बेसिस में चलते हैं सर। बस यही एक मस्त पॉइंट है इस क्वेश्चन का, और इस क्वेश्चन में बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब बच्चा भी कर लेगा इस क्वेश्चन में, सिर्फ इतना ही पॉइंट है मेरा कि 60 लूं कि 50 लूं। अगर आप 50 बोलोगे तो आप ये मानते हो कि प्रॉपर्टी 10 ही महीना किराए पे थी, क्योंकि 5,000 इंटू 10 हो जाता है सर, और अगर आप 60 बोलते हो तो प्रॉपर्टी तो पूरे 12 महीने किराए पे थी। फिर अब आप क्या मानते हो ये बताओ मेरे को, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है वैकेंसी? एरियर्स कैसे दिखाएगा पाजी, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि लड़ाई हुई है, मार पिटाई हो गई, कुछ हुआ, कुछ नहीं हो रहा है सर। ये होगा कि डिस्काउंट हो गया। अरे यार पाजी डिस्काउंट नहीं होता पाजी, ऐसा डिस्काउंट जैसा कुछ नहीं होता। बताओ सर, सोचो सोचो, एज्यूम करेंगे क्या एज्यूम करेगा बता। 2 महीना नहीं, ऐसे कैसे एज्यूम कर सकता है तू मेरा वैकेंसी, पर ऊपर लिखा रहता है ना एक assumption। तो फिर उसका 5,000 ना, तो फिर तेरा वो जो इंस्टीट्यूट 5,000 दिए उसका रिलेवेंस खत्म हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा ना क्वेश्चन से। तू अगर वैकेंसी मान लिया तो, वैकेंसी मान लिया तो इंस्टीट्यूट बोलती है फिर हम ये 5,000 दे ही क्यों रहे, फिर तो ऊपर वाला 50,000 ही बस फाइनल है, फिर तो हम 5,000 नीचे लिखना ही नहीं चाहिए था। 2 लाख। हाँ, ये बात सही। बताओ 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 जो हमारे मजे लेना था। Actually, तो receiver rejected। हाँ नहीं ना भाई, वो आया ही नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, हमने क्या सीखा था, ध्यान से सुन, आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं। हमने ये सीखा था सर कि हम ना एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या फिर रिसीवेबल को कंपेयर करते हैं। क्रिस्टल क्लियर है सर? इस क्वेश्चन में भी एक्सपेक्टेड रेंट के बारे में कुछ बताया नहीं है सर, और मेरे ख्याल से कुछ दिख भी नहीं रहा है सर। पर हमने ना एक बात सीखी थी सर, और बहुत अच्छी बात सीखी थी सर, कि सर अगर किसी क्वेश्चन में फेयर रेंट ना दिया रहे तो हम एक्चुअल रेंट को ही फेयर रेंट मान लेते हैं सर।
तो एक्चुअल रेंट मेरा कितना है 5,000 ना 5,000 और वो 12 महीने का कितना हो जाएगा फेयर रेंट 60,000। तो मेरा एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो जाएगा 60,000। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल कितना है सर 50,000। दोनों में विच एवर इज हायर। अब आप बोलोगे सर अगर मान लो आप इसको वैकेंसी का केस बोलते तो अगर क्वेश्चन में दिया होता कि वैकेंसी का केस है तो आंख बंद करके 50,000 लेता, फिर मैं सोच ही क्यों रहा हूं, क्योंकि वैकेंसी के केस में जीएवी इज इक्वल टू एआरआर, जितना एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, बात खत्म। आ रही बात समझ? वैकेंसी के बारे में कुछ बोला नहीं है इस क्वेश्चन में, और बोला ही नहीं तो आप वैकेंसी कहां से बीच में लेके आओगे? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलो आओ आईएचपी का ट्रीटमेंट करें अब। 60,000 होगा सर ये। चलो म्युनिसिपल टैक्स तो कुछ है नहीं, तो मेरा यही एनएवी भी है। म्युनिसिपल टैक्स नहीं दिया है ना क्वेश्चन में, यही मेरा एनएवी भी है माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन सर 18,000 आ जाएगा सर 30%। तो ये मेरा आ जाएगा माइनस करने के बाद 42। फिर आप इंटरेस्ट माइनस करोगे सर तो कितना आ जाएगा सर 2,000 का लॉस आ जाएगा सर। तो अगर मैं आईएचपी के लॉस की बात करूं तो आईएचपी में लॉस टोटल 46,000 का है। ये समझ आया सबको? बैठा है दिमाग में? क्लियर हुआ? पक्का? ठीक है आओ सर। नेक्स्ट था सर मोटर कार वॉज पुट टू यूज बोथ फॉर ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पस। 1/5 ऑफ द मोटर कार इज यूज फॉर पर्सनल पर्पस। भाई साहब हमसे मेहनत कराया, क्योंकि मैंने ऊपर मोटर कार का क्या बोलते हैं इंटरेस्ट कहां गिरे, ठीक है ये रहा मोटर कार कहां गए, इसका डेप्रिसिएशन लेके बैठा है मैंने, ठीक है। और ये एक्सपेंस को मैंने स्टार मार्क करके रखा था क्योंकि मेरे को इसमें लोचा लगा ही था पहले से ही। तो इसने बोला सर 1/5 पर्सनल है तो 450 अलाउ होगा सर मेरे को। चलो सर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो मोटर कार का जो आपने डिप्रिसिएशन किया है सर, ठीक है। अब देखो सर, देखो अब एग्जाम में आप लोग देखो ऐसे लिख के रखे होगे डिप्रिसिएशन ऑन मोटर कार 31875। दो टाइप के स्टूडेंट, एक इसी को काटेगा 4/5 कर देगा, दूसरा सर डिप्रिसिएशन ऑन मोटर कार 1/5 डिसअलाउड, ठीक है 1/5 डिसअलाउड। डिसअलाउड वाला पार्ट कितना है? हाँ 6375। ये अपन हटा देंगे सर। ये किससे हटा देंगे अपन? इससे हटा देंगे, ठीक है। मैं स्टूडेंट को बोलता हूं एग्जाम में बेटर है आप इसको काट देना, इसको काट के ही सीधा लिख देना अमाउंट, ताकि आप लोगों से कंफ्यूजन ना हो, मिस्टेक ना हो, आप लोगों से कंफ्यूजन और मिस्टेक ना हो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी सर, ठीक है। तो बेटर है आप काट के ही लिखो। कल के दिन आप घर जाके फिर ढूंढोगे कि ये सर कैसे किए थे, क्या किए थे, तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। हाँ भाई देखो लग रहा है एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम होता है कि एक तो वैसे ही टोटल इनकम का क्वेश्चन सब लास्ट में बनाते हैं, वो लास्ट में किसी के पास इतना टाइम होता ही नहीं कि पहले नीचे एडजस्टमेंट पढ़े। और आपको मैं बता रहा हूँ सर, कहीं एडजस्टमेंट एक आध भी ऊपर नीचे पढ़े और नहीं समझ आई वो एडजस्टमेंट, तो आप ऊपर क्वेश्चन तक तो टच भी नहीं कर पाओगे। आपको पता है स्टेप मार्किंग मिलती है, टोटल इनकम में स्टेप मार्किंग मिलती है सर। तो सर जितना प्यार से नोट कर सकते हो नोट करते जाओ ना, बढ़िया है ना। स्टेप मार्किंग पे तो जाओ। आप समझो पहले एडजस्टमेंट पढ़ने पे चले गए, फिर एडजस्टमेंट पढ़ के कोई पॉइंट नहीं समझ आया, वहीं पर फंस गए, तो फिर कैसे करोगे? ठीक है। तो बताओ यार ये 4/5 है, समझ आया? बैठा दिमाग में? अच्छा एक्सपेंस भी तो डालना पड़ेगा अपन को, यहां लिख लेते सर अपन मोटर कार मेंटेनेंस का एक्सपेंस है सर, ये भी तो 450 अलाउ होगा सर। तो 4/5 ऑफ 10,000 सर कितना हो जाएगा? 8,000।
पर उसमें ना एक बात और भी लिखी है, अगर आप ध्यान दो तो, नो कार लोन इंटरेस्ट वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर। थैंक यू, थैंक यू। नहीं तो मेरे को इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना पड़ता, और इंटरेस्ट का भी 450 मिलता सर। समझ आई बात? बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ? आगे देखो सर, आपको पता है मैं आप लोगों से क्वेश्चन ऐसे बना रहा हूं, ऐसे बनवा रहा हूं कि जैसे एक स्टूडेंट बैठा है एग्जाम में बनवाने। विश्वास करो, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मेरे को पता चल जाता है किस क्वेश्चन में नीचे एडजस्टमेंट्स आने वाले, मेरे को पता चल जाता है। और मैं पहले भी बहुत बार बनवा चुका हूं, मैं तो कितने अटेम्प्ट से पढ़ा रहा हूं, तो मेरे को तो याद है नीचे किसको लेके क्या एडजस्टमेंट आ रहा है। बट अगर मैं वैसा बनवा दिया ना, तो सिर्फ मेरे को फायदा होगा। आप लोग ऐसे, आप लोगों के हिसाब से बनवा रहा हूं, जहां पर कोई स्टूडेंट पहली बार बैठा है बनाने, उसे नहीं पता है नीचे क्या है, तो वो कैसे बनाएगा, उसकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, वैसे बनवा रहा हूं आप लोगों से, ताकि आप लोग हमेशा दिमाग में बैठाए रखो। चलो, WDV ऑफ द एसेट्स दी हुई है, मतलब प्यार से आपको क्या चाहता है आपसे? डेप्रिसिएशन। सर डेप्रिसिएशन तो आप लोग निकालोगे सर। फर्नीचर फिटिंग में कितना परसेंट? 10%। प्लांट एंड मशीन में 15%। डेप्रिसिएशन तो निकालोगे ना सर। और कंप्यूटर भी दिया हुआ सर, 40% सर। चलो सर, मेरे को डेप्रिसिएशन बताते जाओ एक एक करके। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग कितना? 6000। अगला, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन 12,000। डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर 20,000। मेरे हिसाब से और कुछ तो बचा नहीं था क्वेश्चन में। अब आप प्लस माइनस कर सकते हैं, और अब आप मुझे बता सकते हैं सर। ग्रॉस टोटल इनकम। What is it? Pass. किसका बता रहा है? पीजी। IHP का लॉस एडजस्ट करूं नहीं करूं? नॉर्मल है ना, क्यों नहीं करेंगे? 115 PAC होता तो नहीं करते, तो माइनस करके बताओ। जी बोल रहा है 8,500। अच्छा, ATC टोटल चेक कर लेना ना, तीनों मिला के 150 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, याद है ना? डिडक्शन का टोटल कितना है? 144 ATC का है, और पूरा मिला के आ जाए सबका तो बताओ यार, समझ आया? क्लियर हुआ कैसे बन रहा है? मैं आपको सही बता रहा हूं, टोटल इनकम के क्वेश्चन में स्टेप मार्किंग होती है, तो जहां जहां से स्टेप मार्किंग में मार्क्स निकाल सको निकालो ना। समझ आ रही बात? क्योंकि जैसे इस बार का टोटल इनकम का क्वेश्चन जो आया था, उसका अगर पहले कोई एडजस्टमेंट पड़ गया, जय माता दी, हो गया फिर तो उसका क्या घुमाया एडजस्टमेंट में। और जो स्टूडेंट स्मार्ट पर से पहले क्वेश्चन लिखते गए, पढ़ते गए, सॉल्व करते गए, वो स्टेप मार्किंग निकाल देगा, वो स्टेप मार्किंग निकाल देगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ वो पूरा करेक्ट कर लिया होगा, बट स्टेप मार्किंग तो निकाल लेगा। कुछ तो मिले, नहीं से तो कुछ तो मिले। अरे बात समझ? चलो, कहां तक पहुंच गए हम? आओ क्वेश्चन 10th में आए। नीचे तो कुछ दिया ही नहीं है, सब ऊपर ही है। चलो चालू करो। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ सिद्धांत। एज 31 ईयर, ऑफ दिल्ली। अरे बाबा,
नहीं 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 पाजी, वो तो ठीक है, दोनों के हिसाब से करना है। दोनों के हिसाब से करना है। एडवाइज मिस्टर सिद्धांत वेदर ही शुड ऑप्ट फॉर सेक्शन 115 बीएससी, उसको वो भी चाहिए, सब पता है। चलो वो फॉर्मेट और ड्रॉ करते हैं सर। क्वेश्चन 10th, ये आइडिया अच्छा है। एक दिन रैंडमली चेक करूंगा कॉपी, और जो ये ऊपर कंप्यूटेशन वाली लाइन नहीं लिखता, वो क्या बोलते हैं टोटल इनकम के क्वेश्चन पूरे वापस एक बार बनाएगा, क्या मजा आ जाएगा। ऐसा होमवर्क है एक बार का, ये अकाउंट्स के 10 होमवर्क के बराबर होगा ये। हाँ, एक हफ्ता तो पकड़ेगा। एक हफ्ता थोड़ी क्या यार पाजी, लग्जरी थोड़ी क्या यार, पनिशमेंट रहेगी पाजी। एक हफ्ते में तो तू लग्जरी में बनाएगा आराम से। ओहो ना आपका ना मेरा 10 दिन। वाह, एक दिन में 4 एक कॉन्फिडेंस मतलब डिस्कशन करे से मतलब एक कि चोरी कर दो। चलो चलो चलो। नहीं 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 नहीं, मैं नॉर्मल प्रोविजन से बना रहा हूँ भाई, नॉर्मल प्रोविजन। नहीं नहीं नहीं, ऐसे बाजू बाजू नहीं हो सकता, मैं पहले भी बोला हूँ ऐसा नहीं होता है। नॉर्मल प्रोविजन और 115 बीएससी ऐसे मत करना, मारेगी इंस्टीट्यूट, सालों पेपर फाड़ देगी। बोला, ये बोलेगी ऐसा तरीका तो हमने नहीं बताया, ये कहाँ से ला रहे हो। चलो सर, सैलरी दिख रही है पहली तो, सैलरी इनकम, सैलरी इंक्लूड डीए, तो चलो भाई इनकम फ्रॉम सैलरी सर स्टार्ट करते हैं सर। भाई सैलरी इंक्लूडिंग डीए सर 4,35,000 सर। बोनस दिया हुआ सर, लिखो भाई 15,000 सर बोनस सर। $15,000 सर। नेक्स्ट, अरे यार, सैलरी ऑफ सर्वेंट प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर परक्विजिट इज टैक्सेबल होता है सर। 12,000 सैलरी ऑफ सर्वेंट, 12,000 सर। रेंट पेड बाय सिद्धांत फॉर हिज एकोमोडेशन, ओ भाई साहब इसका क्या करूंगा। पेड बाय सिद्धांत तो नीचे कहीं कुछ दिया रहेगा, उसको कंपेयर करेंगे पेयर रेंट वाले साथ में। देखो नीचे दिया पर टैक्स पेड बाय तो आई है ना। अरे पाजी वो एचपी का म्युनिसिपल टैक्स। रुक जाए, इसको स्टार करके छोड़ देते हैं। रीजन ये है सर, रेंट पेड दिया हुआ है, अगर मुझे कुछ नीचे आगे इंफॉर्मेशन एचआरए की दिया या रेंट्री अकोमोडेशन की दिया, तो उस केस में मेरे लिए काम आएगा। जितना एम्प्लॉय से रिकवर हो जाता है वो माइनस होता है, तो वो अपन आगे के लिए छोड़ देते हैं कि आगे क्या काम आ सकता है। अभी तो मेरे को भी नहीं पता आगे क्या काम आएगा, पर आ सकता है इतना पता है मेरे को। आगे बढ़ते हैं सर, स्टार करके रखना है, इसको पढ़ेंगे आखिरी में, काम आएगा। बिल्स पेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर गेस्ट, ये तो सर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया सर, परक्विजिट टैक्सेबल है सर, इसको लिख लो। बिल्स 11,000, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ू। सिद्धांत परचेस्ड अ फ्लैट इन अ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इन दिल्ली for 4,75,000 in April 2016, which was financed by a loan from LIC, ठीक है, of 1,60,000 at the rate 15% interest. His own saving of 65,000 and a deposit from a nationalized bank of 2,50,000, to whom the flat was given on lease for 10 years. भाई साहब, नहीं 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 नहीं, लैंग्वेज देख कैसे खेला है। लैंग्वेज देखो सर, सर एक घर खरीदने के लिए लोन लिया, घर था 4,75,000 का, जिसमें से 1,60,000 का LIC से लोन लिया, 65,000 अपने सेविंग से यूज किया, और 2,50,000 नेशनलाइज बैंक में उसका पड़ा हुआ था, वहां से निकाला। अब इसी नेशनलाइज बैंक को इसने किराए पे दे दिया ये फ्लैट। देखो ना, देखो, टू whom
दिस फ्लैट वॉज गिवन ऑन लीज फॉर 10 years. लैंग्वेज समझ आ रही बात? एंड रेंट पेबल बाय द बैंक वॉज 3500 पर मंथ. ये अपन IHP ले जाएंगे. मेन हेड के लिए लड़ाई नहीं लड़ा रहा था मैं आपको उसकी लैंग्वेज के लिए सिखा रहा था कि लैंग्वेज कैसे फ्रेम कर रहे हैं, लैंग्वेज के साथ कैसे खेल रहे हैं. लैंग्वेज देखो सर. ठीक है, तो चलो अपन को IHP का तो मिल गया सर. ठीक है, तो 3500 इंटू 12 करो भाई. चलो 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 चलो, IHP की तो इनकम मिली. थोड़ा गैप देना ना, थोड़ा गैप देना सैलरी में. IHP सर, रेंट सर, ये कितना आएगा? 35. ठीक है, ये क्लियर है सबको? अच्छा, एक बात आपके दिमाग में और भी आनी चाहिए थी. पूछो क्या? इंटरेस्ट 1,60,000 का लोन लिया है ना मैंने, उसका भी तो इंटरेस्ट लगा है सर 15%. ठीक है, तो 1,60,000 का 15% इंटरेस्ट कितना होता है? 24,000 बोल रहे हो? ठीक है, तो थोड़ा गैप दे देता हूं, यहां पर इंटरेस्ट लिख लेता हूं सर. कैसे निकाला? 1,16,000 का 15% सर. आगे बढ़ो. म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द सिद्धांत, ओनर है सर, ओनर पे करता है तो माइनस होता है सर म्युनिसिपल टैक्स. सर उसके नीचे हाउस इंश्योरेंस, इसको काट दो ना सर, मेरे को पता है ये इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है सर हाउस इंश्योरेंस का. ठीक है, हमें तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है सर. तो म्युनिसिपल टैक्स लेके चलते हैं सर 4,300 सर. सर म्युनिसिपल टैक्स सर 4,300 सर. बताओ ना सर कितना आ रहा है ये? NAV सर, सर स्टैंडर्ड डिडक्शन सर 30% सर, इसका 30% माइनस करने के बाद 2,000. ये IHP का हो गया सर. इतना हो जाए तो बताओ. चलो आओ आगे बढ़े क्वेश्चन में. He earned 2,700 in a share speculation business and lost 4,200 in cotton speculation business. क्या करूं मैं? दोनों आपस में आराम से एडजस्ट हो सकते हैं सर, पर अगर आप इनको एडजस्ट करो तो इनको एडजस्ट करने के बाद भी क्या बच जाएगा? लॉस. स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस कितने का? 1,500 का. और हम पढ़ के आए सर स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस कहीं जाके एडजस्ट नहीं होता सर, तो ये आप कैरी फॉरवर्ड करोगे सर. आ रही बात समझ? अब दो टाइप के स्टूडेंट सर. एक यहीं पर PGBP लिखे, स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम लिखे सर. कितनी थी यार? 2,200 इनकम थी, 4,200. और स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस सर 4,200. तो ये आप लिख सकते हो यहीं पर कि 1,500 का जो लॉस है ये आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा. 4 years तक आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो. चलो आगे. In the year 21-22, he has gifted 30,000 to his wife and 20,000 to his son, who was age 11 years. बच्चा है. ठीक है. The gift amount were advanced to Mr. Rajesh, who was paying interest at the rate of 19% per annum. तो दोनों को इंटरेस्ट मिल रहा है सर. और क्या ये जो दोनों को इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या ये हस्बैंड के हाथ में क्लब हो जाएगा? हाँ, क्योंकि बिना एसेट ट्रांसफर किए कोई भी इनकम ट्रांसफर कर रहे हो तो वो तो क्लब हो जाएगी ना सर. तो निकालना पड़ेगा 30,000 और 20,000 दोनों का इंटरेस्ट 19% के हिसाब से निकालना पड़ेगा सर. IUS सर, थोड़ा गैप देके IUS सर. इंटरेस्ट इनकम सर, और ये वाइफ की पहले लिख लेते हैं. बताओ सर 30,000 इंटू 19% सर. ये वाइफ का हुआ.
फिर इंटरेस्ट इनकम जब मैं बच्चे की देखूंगा, सन की 3800। माइनस मेरा क्वेश्चन वही था अगला, सर क्या मैं यहाँ 1500 क्लेम कर सकता हूँ कि नहीं? क्वेश्चन यही है मेरा, 1500 क्लेम कर सकता हूँ कि नहीं? क्योंकि अपन सेक्शन 1032 पढ़ के आए हैं जिसमें बोलते था कि बच्चे का 1500 मिल जाता है। सर अपन नॉर्मल प्रोविजन से चल रहे हैं तो ले सकते हैं, अगर मैं 115 बीएससी में होता तो नहीं ले सकता। आज और आज के बाद से एक चीज सीखो, एग्जाम के लिए भी सीखो। सर पेंसिल लेके जाना एग्जाम में, मेरे पास तो अभी कुछ भी चीजें करने के लिए है, मिटा विटा सब सकता हूं मैं भी, ठीक है। आप लोग क्या करना, जो चीज 115 बीएससी के हिसाब से चेंज हो रही है उसको ना वहीं सर्कल कर देना और लिख लेना 115 बीएससी, क्योंकि जब हम नीचे 115 बीएससी के हिसाब से बनाएंगे तो हमें दोबारा ढूंढना नहीं पड़ेगा सर कि क्या चेंज हुआ था, क्या था। देखो ना भी लिखो तो कोई पाप नहीं है, और ये कोई चीटिंग नहीं कर रहा हूं मैं एग्जाम में, अपने सहूलियत के लिए तो मैं चीजें कर सकता हूँ ना सर। और मैं जब नीचे 115 बीएससी का बना लूंगा तो इसको मिटा दूंगा, इसीलिए मैंने बोला पेंसिल से करेंगे हम। क्योंकि भैया मैं नीचे जब 115 बीएससी निकालूंगा तो मैं वापस पूरा पढ़ने का टाइम नहीं है मेरे पास क्वेश्चन कि मैं क्या क्या ट्रीटमेंट किया था क्या नहीं किया था, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास एग्जाम में, ठीक है। तो बताओ यार, माइनस करके बताओ अभी कितना लिखूं। क्लियर हुई ये बात? नेक्स्ट, कहाँ गया भाई, मैं ये रहा। सिद्धांत रिसीव्ड अ गिफ्ट ऑफ 30,000 ईच फ्रॉम 4 ऑफ हिज फ्रेंड। ओ भाई साहब, चलो भैया लिखो, यूएस की इनकम है सर, गिफ्ट 1,20,000 सर, ये तो आंख बंद करके टैक्सेबल है सर। चेक। इसके बाद देखो, ही कॉन्ट्रीब्यूटेड 50,000 टू पीपीएफ सर, सेक्शन 80C सर, थोड़ा सा गैप देके डिडक्शन 80C सर, पीपीएफ कितना था? अब आप मुझे सिर्फ एक ही चीज बता दो जिसका अपन ने ट्रीटमेंट नहीं किया। हाँ जी, हमने एक पॉइंट का ट्रीटमेंट नहीं किया है, इसका बता दो मेरे को। क्या करूं मैं, कुछ करना है नहीं करना है, छोड़ दूं करूं, क्या करना है बताओ। क्या चीज, क्यों, कुछ भी नहीं? अलाउंस का लिखा है। नहीं, अलाउंस तो कहीं कुछ लिखा ही नहीं, पूरा क्वेश्चन बना दिया अपन। आप समझो यही एक पॉइंट है जो स्टूडेंट की बैंड में जा दिया था, बाकी कुछ नहीं है, पूरा क्वेश्चन पढ़ा दिया, क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हम तो। आप समझो सिर्फ अब टोटलिंग बची हुई है उस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं बचा है, बस इसका ट्रीटमेंट बचा है सर। रेंट पेड बाय सिद्धांत फॉर हिज एकोमोडेशन सर। कुछ नहीं होगा, क्यों? एक्सपेंस है उसका, बस सर। अच्छा एक एक करके सोचते हैं। एचआरए नहीं दिया, लेकिन है दिया ही नहीं है एचआरए। दूसरा रेंट प्री एकोमोडेशन नहीं दिया, लेकिन ये है कि सर्वेंट का पर विजिट मिलता है। से क्या होता है, इससे कुछ नहीं होता। रेंट प्री एकोमोडेशन नहीं है, मेंशन ही नहीं किया क्वेश्चन में, रेंट प्री एकोमोडेशन। ये पॉइंट इररिलेवेंट है सर। सही है, ठीक है, सही है। सालो तुम लोग चलो सर, तो सैलरी का टोटल करना स्टार्ट करें सर, पहले सैलरी का ही कर लेते हैं। रुक जा पाजी रुक जा, वहां तक मैं पहुंचा ही नहीं, मैं पहले लिखता हूँ। हिल्स भी है ना, 23 का
देखो मैं स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी सर्कल कर लेता हूँ क्योंकि ये 115 बीएससी के हिसाब से बदलेगा। ग्रॉस सैलरी बोलो। वो 72 नेट सैलरी आईएचपी तो आप निकाल चुके हो सर। पीजीपी हो चुका है, डैश कर देता हूँ आउटर कॉलम में। आईयूएस बोलो टोटल एग्जैक्ट। ठीक है, ग्रॉस टोटल इनकम 553390। डिडक्शन तो एक ही है सर, तो ये आ गया फाइनल कितना है 503390। टैक्स निकालने बोले क्या? ठीक भाई, टैक्स भी निकालो। कहाँ बोला है भाई? करेगा तुमने? बाजी टैक्स निकालना है एज पर नॉर्मल प्रोविजन है सर। पहले 2.5 लाख पे निल, अगले 2.5 पे 5%, बैलेंस पे 20%। समझ आया ना? वो रेंट पेड का क्यों कुछ नहीं किए? क्योंकि क्वेश्चन में एचआरए और रेंट फ्री अकोमोडेशन के बारे में कुछ नहीं बोला था, इसलिए छोड़ दिया हम उसको। हाँ प्लस 4% के साथ ही बताओ, फाइनल बताओ, राउंड फिगर करके बताओ। 13,710। अब एस पर 115 बीएसी कर लेते सर। तो सर ग्रॉस टोटल इनकम से चालू करेंगे हम तो। कितनी थी यार? 55 प्लस प्लस क्या करूं पहला? एक प्लस और एक माइनस। इंटरेस्ट एग्जेम्पशन 1032 की एग्जेम्पशन, इंटरेस्ट नहीं है वो एग्जेम्पशन। ठीक है सर, 1032 की जो एग्जेम्पशन लियो आप बच्चे की, वो नहीं मिलती सर। 1500 ऐड कर लो सर। सर स्टैंडर्ड डिडक्शन जो आप सैलरी का है सर, वो आप 25,000 और माइनस कर लो सर। अजी डरा दिया तू मेरे को। मैं बोला क्यों नहीं बोल रहा है, मैं बोला करना है। बता यार, प्लस माइनस करके कितना आ रहा है? 529,890। ये इसकी टोटल इनकम सर टैक्स 6,753। तो बाद में 4% के पहले बताएगा ना तुम्हें को। और यही रिबेट मिल जाएगी, खत्म टैक्स। नहीं, क्वेश्चन क्या पूछा था हमसे? नहीं, क्वेश्चन क्या पूछा था हमसे? हाँ ये पूछा था, मोस्ट बेनिफिशियल नहीं पूछा है हमसे। ये पूछा है कि 115 बीएससी लेना चाहिए कि नहीं, तो मैं बोलूंगा यस, ही शुड ऑप्ट फॉर 115 बीएससी। ठीक है, कंक्लूजन लाइन। चलो कौन सा क्वेश्चन था? 10 तो हो गया। ओ भाई साहब, कहाँ हूँ मैं? 11th में आ जाओ। लो पूरा सैलरी मेहनत करेंगे, आओ। सॉरी
डिपेंड करता है। मैं तो उसी में रहता हूँ, क्योंकि 12 लाख तक बचता है, बहुत है। और 44 ADA होता है, प्रोफेशनल इनकम। तो 24 लाख का 50% कितना होता है? 12 लाख। हाँ था मैं। चलो पढ़ते हैं। कंप्यूट द टोटल इनकम and tax payable thereon for the assessment year 26-27, assuming that Mr. Ramdeen has exercised the option of shifting out of the अच्छा इंसान है, एक ही तरीके से चलना चाहता है सर, नॉर्मल स्कीम से चलेगा सर। चलो लिखो लिखो, वो लाइन तो लिखो सर। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। अखिल लिखता है कि नहीं? नाम क्या है? पक्का? आकांक्षा की कसम। नाम नहीं बोले। नाम नहीं। ए अखिल, सवाल बोला उसका नाम नहीं। एग्जाम देने का तो मैं लिखूंगा, उसका नाम लिखोगे? हाँ बंदे का नाम क्या है? रामदीन। हाँ पेपर में कोई भी ऐसा वैसा मत कर देना। वो लास्ट टाइम मेरा ही एक स्टूडेंट था, वन ऑफ द स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस लिया था, वो वहां जाके वो लिख के आ गया था पर जय श्री राम, हे भगवान। इंस्टीट्यूट उसका पेपर विथहेल्ड कर दी थी ना, चेक ही नहीं हुआ था पेपर। भैया कोई भी ऐसे टाइप का मत करना, ठीक है? आप हाथ जोड़ के भगवान को याद कर लो, कोई बुराई नहीं है भैया, सब याद कर लो, बट पेपर में मत लिखना, वो विथहेल्ड कर देती है इंस्टीट्यूट, ठीक है? क्वेश्चन में पहली लाइन में नाम है, पर्सन को गलत लिख दिया, काट देते काट देते। अगर स्ट्रिक्ट चेकिंग में है इंस्टीट्यूट, जैसे उनका पासिंग परसेंटेज क्राइटेरिया जो है, अगर उसके आसपास वो पहुंच चुके तो फिर वो काट देंगे। हाँ तो काट देंगे, पूरा ही काट देंगे, क्योंकि वो बोलेंगे हमने बनाया ही नहीं ऐसा कोई क्वेश्चन। रामू क्या होता है फिर? नाम क्यों चेंज करेगा? सब गलती से भी हो गया, राम की जगह रामू श्याम। राम दिन की जगह राम दिन ही होना चाहिए। रामू बनाओ या कुछ भी बनाओ, श्यामू बनाओ, ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा सर, ठीक है? नलायको। चेक ही नहीं करेगी, क्वेश्चन ही चेक नहीं करेगी। चलो बनाएंगे अपन क्वेश्चन। चलो क्या क्या सोचते रहते हो भी? कौन? रुक तो, मैं टेस्ट पेपर किसका चेक कर रहा था? तो नीतीश का चेक किया था। कैसे चेक? वो कैसे लिखा था पता है? क्वेश्चन 2। मैं बोला ठीक है चेक करता हूँ क्वेश्चन 2। तो क्वेश्चन 2 में जो आंसर था वो क्वेश्चन 2 का आंसर नहीं था, वो 3 का आंसर था। तो मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, चल यार मिस्टेक हो जाती है, मैं देख लिया, ठीक है काट दिया, पर देख लिया कि सही करा है कि गलत, क्योंकि इंस्टीट्यूट अलाउ नहीं करती वैसा, तो मैंने भी अलाउ नहीं किया। भाई साहब फिर क्वेश्चन 2 लिखे। और चल क्वेश्चन 2 लिखा, कोई बात ठीक है फाइन, मान गया। क्वेश्चन 2 फिर से, मेरे को लगा इस बार तो क्वेश्चन 2 ही बना रहा होगा, नहीं इसी को उठा के कॉपी किया था। ये कैसे हो सकता है यार, ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। मैं सीरियसली उसके पेपर को 2 बार चेक किया हूँ, मेरे से गलती हो रही होगी। मैं बोला मैं कुछ फूक लिया हूँ, मेरे को ऐसा कैसे हो सकता है, सेम चीज 2 बार दिख रही है। भाई मैं फिर देखा ध्यान से, मैं पूरा ही काट दिया। मैं बोला भाई ऐसे नहीं होता है, इस टाइप से हरकतें नहीं करते हैं, ऐसे मत क्या कर। क्वेश्चन 3 सही बनाया था वो, और नाम तो 2 का था ना, तो मैं चेक कैसे करूं? अरे बोला ना उसको, कॉपी में उसके, ठीक है दिए ही कहाँ हो कॉपी? वहां पूरे 12th की भी कॉपी पड़ी है, मुझे तो दे दो। कौन सी दीदी? चंदू दीदी को दिया तू यार? नहीं नहीं, वो जो मैम बैठे रहते ना मेरे अंडर, तो उनको दे दिया कर। उन्हीं के पास तो दिए थे। वो चंदू दीदी के पास बोलता है। तू 1 मिनट, ये तो टेस्ट दी भी नहीं, जो नहीं दिया वो कमेंट कर रहा है। देख सही में
तो सिर्फ मैम को थी कि मैम बात सर को दे देना प्लीज करके। कौन सी वाली मैम को? वो जो आपका वो बनाते हैं। हाँ, उनको दी थी। हाँ। चल मैं पूछ लूंगा। कोई बात नहीं पाजी। ये एक बरसों पुरानी बात है। चलो, रामदीन एज 33 years, वर्किंग एज अ मैनेजर सेल्स, ठीक है, विथ फ्रोजन फूड लिमिटेड, प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2026। चलो सर, बेसिक सैलरी सर। चलो यार, इनकम फ्रॉम सैलरी, ये तो सैलरी ही दिख रहा है पूरा। चलो, इनकम फ्रॉम सैलरी सर, बेसिक सैलरी सर 15,000 इंटू 12 सर। नॉर्मल प्रोविजन है ना, याद रखना। कितना होगा भाई? 1,80,000 होगा। नेक्स्ट, डीए दिया हुआ है 12,000, उसमें से 50% रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, मतलब आगे कहीं ना कहीं काम आएगा। डीए है सर 12,000, कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर ऑफ द कंपनी। टर्नओवर दिया हुआ है 50 लाख, उसका 0.5%। बताओ कमीशन कितना होगा भाई? कमीशन 25,000। इसके बाद बोनस दिया हुआ है 50,000। उसके बाद ग्रेच्युटी दिया हुआ है। ग्रेच्युटी दिया हुआ है सर 30,000। इसका क्या करूं? बोलो भाई, ग्रेच्युटी का क्या करूं? हाँ, आएगा ना सर, पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी सर, क्योंकि ये वर्किंग है। वर्किंग के केस में सर एग्जेम्पशन नहीं है ग्रेच्युटी में, तो ग्रेच्युटी पूरा का पूरा 30,000 टैक्सेबल है सर, ठीक है। नेक्स्ट, ओन कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। एक क्वेश्चन में हमें टोटल इनकम निकालने बोला है क्या? हाँ, तो फिर तो डिडक्शन आएगी ना सर। मैं रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन किया हूँ, सेक्शन 80C सर। चलो लिख लेते हैं हाथों हाथ, 80C में 30,000 सर। थोड़ा दूर नीचे जाके लिखना सर, डिडक्शन सर। हाँ, पेंशन स्कीम में क्या था? रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड सर 30,000 सर, मैंने कंट्रीब्यूट किया। नेक्स्ट, एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है 20% ऑफ बेसिक सैलरी सर। सर हम सीख के आए हैं सर, 12% एग्जेम्प्ट होता है, बट सर बेसिक सैलरी प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस परसेंटेज वाइज कमीशन ऑन टर्नओवर, तो हमें तो मेहनत करनी पड़ेगी सर। चलो चलो चलो, पूरी मेहनत करनी पड़ेगी ऊपर। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड सर, सर वो तो 20% ऑफ बेसिक सैलरी की है। कोई मेरे को बताएगा 1,80,000 का 20%? अब करेंगे सर 12% ऑफ सर 1,80,000 प्लस सर डीए का 50% फॉर्मिंग पार्ट था, याद है? 72,000 यहां पर, प्लस कमीशन ऑन परसेंटेज टर्नओवर। तीनों को ऐड करो, कितना कितना? 277। इसका 12%। टाइप का, ठीक है। फिर ये प्लस माइनस करके बताओ, ये समझ आया ना कैसे किया मैं? चलो, ये तो रेंट एकोमोडेशन का हो गया, ए सॉरी रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का हो गया। इंटरेस्ट दिया हुआ है सर 15%। ना सर, हमें इंटरेस्ट 9.5% ही एग्जेम्प्ट होता है सर। चलो सर, इंटरेस्ट भी लिखेंगे सर, फिर कहानी है सर। अरे यार, मेरे को लग रहा है जगह कम छोड़ दिया मैं। 15,000 सॉरी माइनस 9.5% सर 9,500 आएगा। ये किसी को समझ आया 9,500 कैसे आया? सर अगर 15,000 15 के बराबर है तो 9.5 के बराबर कितना होगा?
बताओ कितना आ रहा है बाहर? 5,500। नेक्स्ट दिया हुआ है सर, गोल्ड रिंग वर्थ 10,000 वॉज गिवन बाय द एम्प्लॉयर। सर 5,000 से ऊपर का गिफ्ट दिया है सर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, टैक्सेबल है सर। अरे यार जगह गई मेरी जगह। नेक्स्ट, म्यूजिक सिस्टम परचेज्ड ऑन 1/4/2025 by the company for 85,000 was given to him for personal use। सर यूज के लिए दिया है तो 10%, ट्रांसफर नहीं किया सर, यूज के लिए दिया है सर। तो यूज करने के लिए देता है तो 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट सर। तो 85,000 का 10% 8,500 सर। चलो लिखते हैं, तुम लोग जगह बचा लेना सर। म्यूजिक सिस्टम सर, मेरा तो डिडक्शन पहुंच चुका है यार, मिटाना ही पड़ेगा लग रहा है। हाँ मिटाना ही पड़ेगा डिडक्शन। रुक यार मैं डिडक्शन नीचे शिफ्ट करता हूँ, नहीं तो दिक्कत होगी मुझे। नहीं भाई मेरा रिजेक्शन चलो ठीक है। टू old light good vehicle owned by him were leased to a transport company against the fixed charges of 6,500 per month। Books of accounts not maintained। सर अगर बुक्स नहीं मेंटेन करता है तो उस केस में तो हम सर 44A अप्लाई करते हैं सर। और ए बोला था सर लाइट गुड्स व्हीकल के केस में 7,500 होता है सर पर मंथ। 7,500 इंटू 12 इंटू 2 सर, 6,500 और 7,500 दोनों में विच एवर इज हायर सर। तो बताओ भाई पीजीपी की इनकम है ये, थोड़ा गैप देके पीजीबीपी सर लाइट गुड व्हीकल सर 7,500 इंटू 12 इंटू 2 कितना बोले 1,80,000 सर। आगे बढ़े। Received interest of 5,860 on bank's FDR on 24/4/2025 and interest of 7,540 from the debenture of Indian companies। Fixed deposit receipt, fixed deposit इनकम तो आईयूएस में, आईयूएस की इनकम का दिक्कत नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये डिडक्शन है कि नहीं। नहीं एफडी में भी होता है, एफडी में भी होता है, मैं पढ़ाया हुआ है। नहीं ऐसा नहीं पढ़ाया मैंने, बताओ सर। हम ना पढ़ के आए, सेक्शन 80C सीखे थे सर। 80C में ना हमें एफडी की डिडक्शन मिल जाती थी सर, पर बात ये थी वहां पर लिखा था 5 years एफडीआर। सर यहाँ पर ना सिर्फ एफडीआर लिख के छोड़ दिया सर, 5 years नहीं लिखा सर। 5 साल वाली होती ना सर तो दे देता डिडक्शन। इनकम तो लूंगा सर आईयूएस, उस पर कोई डाउट नहीं है सर, आईयूएस की इनकम तो लूंगा सर, पर जहाँ बात डिडक्शन की आएगी वो नहीं हो पाएगा सर। तो सर चलो इनकम तो लिखे सर 5,860 और 7,540, 860 7,540। हे भगवान आईयूएस की इनकम, एफडीआर का इंटरेस्ट है सर 5,860 और डिबेंचर का इंटरेस्ट था 7,540 सर। डिडक्शन में कुछ लिखो, नहीं सर लिखा नहीं है 5 years इसलिए नहीं लिया, नहीं तो ले लेता। मेड पेमेंट बाय चेक ऑफ 15,370 टुवर्ड्स प्रीमियम ऑन LIC एंड 22,500 फॉर मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर सेल्फ एंड स्पाउस। मिल जाएगा। एक 80C है, एक 80D है सर, तो लिखते हैं सर 80C में 15,370
एटीसी सर LIC सर 15,370 सर, ATD सर कितना था? 22,000 हाँ लो और बचा है ना पाजी, क्या हुआ? ज़्यादा अच्छा ठीक है। एकदम होती था इन्वेस्टमेंट इन NSC 30,000 एंड FDR ऑफ SBI फॉर 50,000, ये आ जाएगा सर। ये दोनों कहाँ जाएगा सर? ATC सर, चलो ATC में लिखेंगे। अब ATC का ध्यान रखना ना, अब 50 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। NSC में कितना था? 30,000। और ATC में एक और है, क्या था? ATC FDR ना, FDR 5 ईयर वाला कितना था? 50। ध्यान रखना 150 से ऊपर नहीं जाना चाहिए ना ATC में। इसके बाद डोनेशन ऑफ 11,000 टू एन इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड अंडर ATG एंड ऑफ 5,500 टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड was given during the year by way of check। ओ भाई साहब, आप थोड़ा समझ रहे हो? ये तो कोई दिक्कत नहीं है सर, ATG में ले लो, 100% ले लो। इस पे लड़ाई थोड़ी क्या है, लड़ाई तो इस पे सर। क्यों लड़ाई है? सर क्वालिफाइंग लिमिट वाली बातें हैं सर, क्वालिफाइंग लिमिट वाली बातें हैं सर, मेहनत करना पड़ेगा क्वालिफाइंग लिमिट के लिए सर। क्या है सर? ये क्वालिफाइंग लिमिट 50%, 100%, 50% में सर। ये इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड अंडर ATG लिखा हुआ ना, और कोई है ही नहीं, और कहीं कवर्ड ही नहीं है, तो मेहनत करना पड़ेगा। एक तो 5100 लिख लेते सर ATG का, आ गया सर ATG सर 5100 सर, प्लस करके छोड़ दूंगा मैं। अब मुझे मेहनत करना पड़ेगा, और ये मेहनत यहां पर भी आप कर सकते हो, बट यहां नहीं करना चाहिए, हौच-पौच हो जाएगा सर। अच्छा, ये मेहनत करने के लिए अपन को क्या चाहिए? पहले एडजस्टेड टोटल इनकम, फिर 10% उसकी क्वालिफाइंग लिमिट, तो वो सब करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, पूरा सॉल्व तो कर चुके हैं, इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट तो बचा नहीं है, प्लस माइनस करके इनकम तो निकाले सर। चलो यहाँ लिखते हैं सर ग्रॉस सैलरी सर माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 सर। बताओ इनकम फ्रॉम सैलरी सर। PGVP तो मैं बताता हूँ, 80,000। क्या बता रहे ग्रॉस? नहीं माइनस करके 5,000 अबे साले 5,000 में रुक गया था। हाँ अरे आपके पास कितने बाबा चलो दोनों को ऐड करके बता IAS का। नहीं इस पर कंफर्म है। ठीक है, इसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम सर। मेरे को ये ऐड गलत लग रहा है, ये गलत ऐड लग रहा है सर। 8 और 5 13 होता है ना साले।
हाँ बोल सर, आपके पास तो मिटाने वाला ऑप्शन है, मिटा दो, ठीक कर लो। नालायक, मैं बोला यार, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। 599 160 ना। तभी मैं ऐसे 6,000 के बाद हाँ नालायक। चलो अब अपन वो निकालते हैं सर, एटीजी के लिए मेहनत करेंगे सर। वर्किंग नोट सर, एटीजी के लिए मेहनत है सर। 599 160 ये ग्रॉस टोटल इनकम है सर। इसमें बाकी डिडक्शन माइनस कर लेते हैं। एटीसी की कितनी कितनी है? 1 2 3 4, चारों मिला के चेक करो तो 150 से ज्यादा तो नहीं हो रही है? एकदम 3,25,000 एटीसी में आ रहा है 1,25,370 सर। एटीडी भी था सर। एटीडी कितना है सर? 22,500। और कोई तो बचा नहीं सर, माइनस करो इसको। बोला कि 51,290 4,51,290 सर। ये एडजस्टेड टोटल इनकम है सर, ठीक है। इसका 10% सर, ये क्वालिफाइंग लिमिट आई है सर, ठीक है। फिर इसका 50% कितना आएगा? 50% 22,560 और या फिर मैंने कितना कंट्रीब्यूट किया था? 11,000। इसका 50% 5,500। दोनों में विच एवर इज, तो 5,500 ही मिलेगा सर। तो यहाँ 5,500, तो ये टोटल हो जाएगा सर 10,600। अब डिडक्शन का टोटल बोलो सर। बोला 40,000 एक मिनट 4 लाख भाई इतना तो करो डिडक्शन का टोटल पूछा था मैं। चल 4,40,690 डिडक्शन का टोटल 158,170 158,470 सर। टैक्स निकालने बोला है क्या? बहुत बढ़िया सर। टोटल इनकम सर, टैक्स पहले 2.5 लाख। हाँ तू हर चीज 115 बीएससी से निकालना लायक। रिडक्शन कैलकुलेशन नीचे है भाई, वो एटीजी वाला ना। कितना? नहीं, हाँ 953 9534। फिर सर रिबेट है 87A की 9534, फिर टैक्स 0 सर। 5 लाख से कम इनकम। चलो अब कंप्लीट करो क्वेश्चन, फिर अगले में चले। हो जाए तो बताना, फिर क्वेश्चन 12 लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्लास है तो लास्ट हाँ बड़ा है क्या अरे यार कैसे कर रहा है अनिरुद्ध। चलो ऊपर पढ़ते हैं सर, क्या बोल रहा है। From the following particulars furnished by Mr. X for the year ended 31st March 2026, you are requested to compute his total income and tax payable for the assessment year 26-27, assuming that he has opted out of the default tax rate। मतलब नॉर्मल चल रहा है सर। चलो लाइन तो लिखे सर।
ताकत नहीं लगाते लविश सर, बहुत ताकत लगा के नहीं बोल के पढ़ाते हैं। कोई नाश्ता करके हम अरे यार साजी, तो मतलब ठीक है, फिर भी चिल्लाने से क्या हो जाएगा। स्पीकर नहीं चल रहा वैसे सर, स्पीकर लगा अच्छा लगाते हैं क्या सर? लाइन से क्लास है हमारा उनका होती पहले सीरियल को लेकर सीरियल तो सबको अलग अलग चल रहा है क्या? ये नहीं पता था, अलग है क्या? नहीं ये नहीं पता। नहीं ये तो गुणवान कर रहा है ओ इन लोगों में वाह पाजी, ये बहुत गंदा था यार, ये कैसी बात हुई पाजी यार, मतलब तू कुछ भी यार पाजी, मतलब यार 8 पेपर एक साथ कैसे देगा कोई आदमी। चलो सर, मर जाएगा कोई आदमी यार। चलो चलो, मिस्टर एक्स रिटायर्ड ऑन 31 दिसंबर, दिसंबर में रिटायर हुआ है सर, याद रखना, एट द एज ऑफ 58 years आफ्टर पुटिंग 26 years and 1 month of service from a private company at Mumbai sir. He has a salary of 25,000, HRA भी मिला है, and he has paid the rent during his tenure of the office sir. स्टार्टिंग में ही सब कहानियां हैं सर क्वेश्चन में। तो पहले तो मेरे को ये बताओ सैलरी कितने मंथ की लूं? 12 वोल्ट को है डिसाइड कर ले, पहले 12 बोल रहा था फिर ना। नो बोलो 9 की 12? 9 सर। तो अब बताओ भाई, अरे भाई HRA सर, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्प्ट है सर। सबसे पहला एक्चुअल रिसीव्ड, ये तो देखना पड़ जाएगा मेरे को भी। एक्चुअल मिला है सर 6,000, रेंट पे किया 6,500 सर, ठीक है। सिक्स थाउजेंड इंटू देखा एक है तो बचता साले, जब 9 ही महीना उसके बाद रिटायर हो गया तो 12 कैसे होगा? हाँ हाँ हाँ, बोल बोल बोल। 3 महीना वर्क फ्रॉम होम बोल देता है -10% ऑफ सैलरी। अब यहाँ पर सर सैलरी में तो एक बेसिक दिया हुआ है, पर एक बार चेक कर लेते क्वेश्चन में कि डीए वगैरह है क्या, नजर घुमा लेते सर, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं है? नहीं डीए तो नहीं है सर, बढ़िया सर। तो 10% ऑफ, बताओ प्लस माइनस करके यार। तीसरा है सर 50%, क्योंकि मुंबई है सर। भाई मेरा यार 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 यार, गलत गलत अमाउंट तो मत निकालो बे। मेरा कुछ नहीं है। सतीश ना हाँ आराम से आराम से। 50 लास्ट क्वेश्चन बोला तो अनिरुद्ध क्या कर रहा है? चलो बताओ यार, इसका 50% क्या होगा? ये तो 112500 होगा क्या? तीनों में विच एवर इज लोअर सर, लोअर तो यही है सर जो एग्जेम्प्ट है, तो माइनस करो 54,000 में से इसको, तो 18,000 लिख लेते हैं यहां पर सर। लिखा है? लिखा है भाई आओ ऊपर फर्स्ट पॉइंट। अच्छा हाँ मेरे पास बुक नहीं मेरी बता दो। टैलेंट। देखो सर, ऑन रिटायरमेंट he was paid a gratuity of 3,50,000. He was covered by the payment of gratuity act. Mr. X did not receive any other gratuity at any point of time earlier other than this gratuity. चलो gratuity के लिए भी मेहनत है सर, मेहनत कराएगा ये क्वेश्चन। ग्रेचुइटी में भी पहला एक्चुअल रिसीव्ड, कितना रिसीव किया सर?
3,50,000 सर। दूसरा सर 20 लाख एग्जेम्प्ट है सर। अच्छा, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्ट है ना। तीसरा सर ये ग्रेचुटी एक में कवर्ड है सर। 15/26 इंटू सैलरी लास्ट ड्रॉन कितनी है सर? 25,000। कितने साल की सर्विस है सर? है? 26 एक महीना। 6 महीने से ऊपर होता तब राउंड करता ना। 26 कितना आएगा ये बताओ। तीनों में विच एवर इज लोअर सर। ये एग्जेम्प्ट है तो इतना ही तो मिला है सर। तो 3,50,000 माइनस 3,50,000 सर। तो बाहर कुछ आएगा ही नहीं सर ग्रेचुटी में। ग्रेचुटी तो हो गया सर। और नेक्स्ट he had accumulated leave of 15 days per annum during the period of his service. This was encashed by Mr. X at the time of his retirement. ठीक है। A sum of 3,15,000 was received by him in this regard. His average salary, थैंक यू बोलो इसको। सबसे प्यारा इंसान है। एवरेज सैलरी तो करके दिया है भाई साहब, नहीं तो वो हमको करना पड़ता। May be taken as 24,500. Employer allowed 30 days leave per annum. ठीक है। और कुछ दिया ना। चलो सर, लीव सैलरी भी निकालना पड़ेगा सर। अगली मेहनत सर। सर लीव सैलरी सर। फिर लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्प्ट है सर। पहला एक्चुअल रिसीव्ड सर 3,15,000। इतना ही ना। 500 3,15,000 ही तो एक्चुअल। दूसरा एग्जाम्प्ट है सर 25 लाख सर। तीसरा है सर 10 इंटू एवरेज सैलरी सर 24,500 सर। तो ये आ जाएगा 2,45,000 सर। चौथा है सर 24,500 इंटू सर 26 साल काम किया सर। हर साल 30 दिन छुट्टी मिलती थी सर। सर 15 दिन की छुट्टी ये हर साल ले लेता है सर। डिवाइडेड बाय सर, हमें तो मंथ में चाहिए सर, तो डिवाइड बाय 30 सर। अब ये करके बताओ कितना आ रहा है भाई। नहीं मल्टीप्लाई करके। हाँ ये 13 आ रहा है भाई सॉल्व करने के बाद। 3,18,500। तो तीनों में चारों में विच एवर इज लोअर सर। जो मिला है यही लोअर है सर। अरे रे 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 सॉरी 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 अच्छा 2,45 सॉरी ये एग्जेम्प्ट है सर लोअर। तो मिला कितना है सर 3,15,000 माइनस 2,45,000 कितना आ रहा है सर? एग्जैक्ट 70। लो भाई एग्जैक्ट 70,000 लीव सैलरी का हो गया। आओ आगे बड़े क्वेश्चन में। आफ्टर रिटायरमेंट ही वेंचर्ड इनटू टेक्सटाइल बिजनेस एंड इंकर्ड अ लॉस ऑफ 80,000। यार बिजनेस में घुसा ही क्यों? दिक्कत ये है ना, हमको एक हेड खोलना पड़ गया। टेक्सटाइल बिजनेस का लॉस लिखना पड़ गया 80,000 सर। और सर ये लॉस कहीं एडजस्ट होगा नहीं सैलरी से सर। तो प्रैक्टिकली सर ये लॉस आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे सर 80,000 का सर। ये आउटर कॉलम में जाएगा नहीं सर। लिख सकते हैं बट मेरे हिसाब से यहाँ लिखना चाहिए, हमेशा लिखना चाहिए, ताकि एग्जामिनर को पता रहे कि देख भाई मैं कोई पॉइंट भूला नहीं हूँ, मुझे सब आता है। क्योंकि क्या होता है तू डायरेक्ट वर्किंग नोट में लिखा, मान ले वो वर्किंग नोट नहीं पढ़ा हड़बड़ी में, जय माता दी। नहीं सर देखो एक बहुत प्यारा सा नियम है जो पेपर चेक करता है उसका। सर आपकी गलती, मेरी गलती भी आपकी गलती है, ठीक है? तो अपन बेटर है उनसे पंगा ना ले तो ज्यादा अच्छा है। ही हैज डिपॉजिटेड 1 लाख इन द पीपीएफ सर। चलो सर पीपीएफ में 1 लाख पर डाला है, तो यहाँ लिख लेते हैं ग्रॉस
टोटल इनकम आप बताओगे, फिर है माइनस डिडक्शन सर, एटीसी की दिखी मेरे को, पीपीएफ दिखा सर, कितना है सर, 1 लाख था ना सर, यही आउटर कॉलम में भी जाएगा क्योंकि और कुछ है भी नहीं सर। अब लिख लेते हैं टोटल इनकम। अब चलते ऊपर सर ग्रॉस सैलरी करने। ओ भाई साहब मैं जगह नहीं छोड़ा, हद तो गई यार। आपको बोला भी तो बात में क्या करूं? नहीं लगता ग्रॉस सैलरी बोल, 3,13,000 चेक कर लो भाई सबकी यही आ रही है क्या, माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, लो भाई यही मेरी ग्रॉस टोटल इनकम है। सर इसका टैक्स नहीं आएगा सर, इसका टैक्स नहीं है सर। हाँ, समझ आया सर, क्लियर। इसके आगे नेक्स्ट क्लास करते हैं सर। अरे भाई क्या हालत नहीं है भाई का कौन सा निकालो से क्या हो जाएगा बोलना ना कुछ सब बाहर टैक्स लाइबिलिटी तक नहीं हो पाएगा ना, दिक्कत ये है।